नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज एक फिर से नई क्लास में। आज जो अमित सर की क्लास होगी उसमें हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल को, लिपिड प्रोफाइल को। क्या होता है लिपिड प्रोफाइल? सभी इंसान को पता है कि ज़्यादा ऑयली खाना खाने पर कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। पर असल में कोलेस्ट्रॉल की जांच हमें कब कराना चाहिए, कितने प्रकार का होता है कोलेस्ट्रॉल, किस प्रकार से हमें खतरा है, किसी प्रकार के कोलेस्ट्रॉल से हमें फायदा भी है क्या, हमारे दिल और दिमाग के लिए कितना खतरनाक है कोलेस्ट्रॉल। असल में कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में हमारे नसों को नुकसान कैसे पहुंचाता है, हमारे ब्लड की रिपोर्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो क्या रिपोर्ट देखकर ही हमें मेडिसिन स्टार्ट कर देना चाहिए या और भी कोई उपाय हम कर सकते हैं, और अगर मेडिसिन स्टार्ट की है तो हमें दोबारा कितने दिन बाद कोलेस्ट्रॉल की जांच करनी चाहिए। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल से संबंधित क्या है ज़ेंथेलिज्मा और क्या है लाइपोमा, इन सारे सवालों का जवाब हम अपने आज की इस क्लास में पाएंगे। तो आज की क्लास पूरा देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको और हमको मिलेगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि इस प्रकार की और भी क्लासेस आगे आएंगी तो आपको तुरंत वो देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लिपिड प्रोफाइल एज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं, एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट यूज होता है। ठीक है, डायग्नोसिस तो किसी से बनती नहीं, इसलिए एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट इसको यूज करते हैं। सबसे पहले आते हैं इसके इंडिकेशन। किन किन पेशेंटों को अपन लिपिड प्रोफाइल एडवाइस करेंगे? पहला, ये हमेशा एज ए स्क्रीनिंग पर्पस यूज कर रहे हैं। स्क्रीनिंग पर्पस है ये वन ऑफ द कॉमन रिस्क फैक्टर हैं जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज मतलब एक्यूट एमआई, एक्यूट सीवीए, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज। तो इन तीनों कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशन होती है कार्डियोवैस्कुलर में? एक्यूट एमआई, एक्यूट सीवीए। सीवीए दोनों टाइप का हो सकता है, हेमरेज भी और इन्फार्क्ट भी, और पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज। इन तीनों कंडीशन को अपन ओवरऑल बोल देते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। इन तीनों का रिस्क फैक्टर असेसमेंट के लिए ये टेस्ट किया जाता है। रिस्क फैक्टर असेसमेंट के लिए कितने रिस्क फैक्टर हैं इसके? बहुत से कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, उसमें से वन ऑफ द एक रिस्क फैक्टर होता है डिसलिपिडीमिया, मतलब आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट डी रेंज आ रहा है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट किन किन पेशेंटों में आप एडवाइस करेंगे? हर कोई पेशेंट को तो आप बोलोगे नहीं। पहला होगा एज मोर देन 60 ईयर। दूसरा, कोई भी एक्यूट एपिसोड जिसको आ चुका है, एक्यूट एपिसोड आ चुका है जिसको एमआई का या फिर सीवीए का। तीसरा, फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री हो किसी पेशेंट को एक्यूट एमआई या एक्यूट सीवीए की। चौथा, स्मोकर, एल्कोहलिक। पांचवा, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो, बैठे रहते हैं दिन भर, कोई चलने फिरने वाला काम नहीं हो। ओबेसिटी हो। छठवां, फैमिली में सडन डेथ की हिस्ट्री हो किसी की। तो मोटे मोटे तौर पे यही सब है इसके रिस्क फैक्टर जिसमें आप पेशेंटों को एडवाइस करते हो लिवर प्रोफाइल टेस्ट। टाइप्स क्या क्या होते हैं लिपिड प्रोफाइल में? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में अपन करते क्या क्या है? मेन दो ही चीज हैं, कोलेस्ट्रॉल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, और ट्राइग्लिसराइड। अब टोटल कोलेस्ट्रॉल 3 जीरो से मिलकर बना होता है। एक होता है
लो डेंसिटी लिपिड, एक होता है हाई डेंसिटी लिपिड, एक होता है वेरी लो डेंसिटी लिपिड, तो एक अपना ट्राइग्लिसराइड। तो ये लिपिड प्रोफाइल में ये चार ही चीजें देखी जाती हैं, ट्राइग्लिसराइड, लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड और वेरी लो डेंसिटी लिपिड। इसमें से जो लो डेंसिटी लिपिड है इसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपिड को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, वेरी लो डेंसिटी लिपिड जो है बहुत कम मात्रा में होता है तो बहुत ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस अपन नहीं मानते। एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड। तो किसी भी पेशेंट के जो अपन लिपिड प्रोफाइल है, लिपिड प्रोफाइल में ये तीन चीजें ही देखनी है अपन को, बाकी उसमें लिखी बहुत सारी चीजें रहती है उससे कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है उनका। अब आते हैं पैथोजेनेसिस में। पैथोजेनेसिस मतलब ये जो लिपिड, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल करता क्या है, ये अपनी आर्टरी है, ये इसका क्रॉस सेक्शन देखना है अपन, यहां पे ब्लड है, ये वेस्कुलर ल्यूमन है, ये इंटिमा है, ये एक्सटिमा, और इसके अंदर क्या है, मस्कुलर लेयर है। ठीक है, ये वेसल हो गई, मतलब क्रॉस सेक्शन है, किसी आपको आर्टरी को आप बीच में से काटोगे तो उसके अंदर ये ब्लड है, ये इंटिमा है, ये एक्सटिमा, ये उसके बीच मस्कुलर लेयर हो गई। अब करता क्या है, जो लो डेंसिटी लिपिड है, लो डेंसिटी लिपिड जो है इसके अंदर जाएगा, अंदर मसल लेयर पे, वो वहां पे मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज से मिलके यहाँ पे इन्फ्लामेशन चालू कर देता है, इन्फ्लामेशन चालू करके इसको सेल्स को स्वेल कर देता है, यहाँ पे क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, स्वेल कर देता है। इस स्वेल, अगर एक बार जो स्वेलिंग बनने लगती है उसको बोलते हैं फोम सेल्स। जो एचडीएल है, एचडीएल ये मैक्रोफेज के एग्रीगेशन को रोकता है और इसमें अंदर घुसने से रोकता है कोलेस्ट्रॉल को। तो एचडीएल जो है वो प्रोटेक्टिव होता है, हाई डेंसिटी लिपिड, वो एलडीएल के एग्रीगेशन को रोकता है इसमें। ठीक है, एचडीएल जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा, एलडीएल जितना ज्यादा होगा उतना बेकार रहेगा। अब ये फोम सेल बनी तो आगे क्या करेगी ये, यहां इसमें एलडीएल इंटर हुआ, एलडीएल के बाद मैक्रोफेज इंटर हुआ और यहां आके उन्होंने इन्फ्लेमेशन करके स्वेलिंग चालू कर दी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पे और स्वेलिंग बढ़ती जाएगी, ये जो वॉल है ये वॉल वीक होती जाएगी यहाँ पे। अगला स्टेप क्या होगा, जो यहाँ की ये जो इंटिमा है, यहाँ की जो वेसल वॉल है आर्टरी की, ये धीरे धीरे वीक होती जाएगी और ये लेयर जो है ल्यूमन है, ल्यूमन का जो टोटल डायमीटर है वो कम होता जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा, ये लिपिड, ये जो फैट की लेयर है, ये फैट की लेयर यहाँ पे जब जमा हो गई है और ये जो आर्टरी का ल्यूमन है, ये ल्यूमन कम होता जा रहा है। जब ये ल्यूमन 50% से कम हो जाता है तब अपन पेशेंट को बोल सकते हैं कि इसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज है। ठीक है, अब ये जो ल्यूमन की वॉल है, ये वॉल जो है इस वॉल को कमजोर कर दे रहा है। अब ये वॉल कमजोर हो गई, किसी भी कंडीशन में ये फट सकती है। ठीक है, अगर ये फटती है तो क्या होता है, एकदम से यहाँ ब्लड क्लॉटिंग होके ये पूरा ल्यूमन को ब्लॉक कर देगा। इस कंडीशन को बोलते हैं एक्यूट, जब अटैक आता है। ठीक है, या तो हार्ट में आ रहा है तो अटैक आएगा, एक्यूट एमआई। अगर यही चीज अपन को कहां पे हो रही है, ब्रेन में हो रही है, तो एक्यूट इन्फार्क्ट होगा। अब इन्फार्क्ट क्या होता है, अंदर ब्लड भर रहा है। अगर यही कंडीशन बाहरी वाली वॉल हो जाए, ये बाहर की दीवार है, बाहर की दीवार अगर यहां से फटती है तो क्या होगा, यहां से ब्लड बाहर आ जाएगा, बाहर आके यहाँ पे एक क्लॉट बना देगा, तो इसको बोलेंगे क्या, हेमरेज। तो जो बेसिक पैथोजेनेसिस है वो इन्फार्क्ट और हेमरेज दोनों में एक जैसी है। ठीक है, बस इसमें ये बाहर की वॉल फट रही है, इसमें ये अंदर की वॉल फटती है। पैथोजेनेसिस समझ में आ गई। लिपिड, कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल करता क्या है एग्जैक्टली। अब एक चीज सोचने वाली रहती है कि
मेनली हार्ट और ब्रेन में ही क्यों है? क्योंकि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वो तो पूरी बॉडी में है, हार्ट है, हार्ट ने सब जगह सप्लाई करना है, तो सब जगह सप्लाई कर रही, तो मेनली हार्ट की जो वेसल्स हैं और ब्रेन की वेसल्स हैं वहीं पे ब्लॉकेज क्यों होता है? तो इसका ये है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस है वो तो सब जगह होती है, लेकिन जहां पे हाई प्रेशर होता है, जैसे हार्ट है, हार्ट में जहां तक मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, ब्रेन की वेसल्स है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, तो वहां उनके फटने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपकी किसी बॉडी की एंजियोग्राफी करी जाए तो आपको बहुत सारी, जैसे जिन पेशेंटों को अटैक आता है उनकी अगर पूरे बॉडी की एंजियोग्राफी कराए तो बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगे ऐसे एथेरोस्क्लेरोसिस पैचेज पड़े होंगे। लेकिन जो फट जाता है ना एकदम से, जो अटैक आते हैं, अटैक आना जहां पे होता है जहां पे प्रेशर पॉइंट ज्यादा होते हैं, जैसे हार्ट की वेसल्स है उनमें प्रेशर पॉइंट ज्यादा होते हैं, इसलिए उनके फटने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और ऐसे ही ब्रेन की वेसल्स है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस है वो हार्ट और ब्रेन में चल रही, वो तो सब जगह चलती है। तीन चीजें इसमें अपन को ज्यादातर पेशेंट पूछते हैं कि कितनी वैल्यू नॉर्मल है, कितनी वैल्यू में आपको ट्रीटमेंट चालू करना है, कितनी वैल्यू में आपको लाइफ स्टाइल चेंज स्टार्ट करना है। क्योंकि सिर्फ आप रिपोर्ट देख के ये नहीं बता सकते हो कि इस रिपोर्ट ये नॉर्मल है, इस रिपोर्ट में आपको ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए, इस रिपोर्ट में आपको लाइफ स्टाइल फैक्टर चालू कर देना चाहिए। उसके लिए क्राइटेरिया है, पहला होता है कि 1 रिस्क फैक्टर है। अच्छा, इसके पहले आपको एक नॉर्मल वैल्यू तो बताई देना। नॉर्मल वैल्यू पहले अपन समझ लेते हैं, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। लो डेंसिटी लिपिड, वेरी लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड, ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इनकी? लो डेंसिटी लिपिड होती है लेस देन 100, वेरी लो डेंसिटी का कोई काम नहीं। एचडीएल की मानते हैं अपन मोर देन 60 होनी चाहिए, ट्राइग्लिसराइड की लेस देन 150 होनी चाहिए और टोटल कोलेस्ट्रॉल की लेस देन 200 होनी चाहिए। ये नॉर्मल वैल्यू। अब जो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट इन वैल्यू से अगर ज्यादा आती है तब कब अपन को ट्रीटमेंट चालू करना है, कब पेशेंट को बोलना है कि इसको लाइफ स्टाइल चेंज चालू करना है। पहला तो ये टेस्ट कब करते हैं, इस टेस्ट के लिए फास्टिंग स्टेट जरूरी होती है। फास्टिंग स्टेट इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जैसे अपन कुछ खाना खाते हैं तो खाने में जो भी फैट और ये कार्बोहाइड्रेट है उनसे ये ट्राइग्लिसराइड जो है, ट्राइग्लिसराइड में रिपोर्ट्स में बहुत गड़बड़ी आ जाती है, इसलिए इसके लिए फास्टिंग स्टेट बहुत जरूरी है। क्योंकि जितनी भी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू सेट करी गई है वो फास्टिंग के हिसाब से सेट करी गई है। अब अपन आते हैं जो एलडीएल है, एलडीएल के लिए एलडीएल ही मेन सबसे ज्यादा, जो कि ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है उसमें काम कर रहा है। अब एलडीएल के लिए कितनी वैल्यू नॉर्मल होनी चाहिए, कब वैल्यू के लिए लाइफस्टाइल चेंज चालू करेंगे, कब अपन स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट। तो अगर आप किसी पेशेंट को 1 रिस्क फैक्टर है, 2 रिस्क फैक्टर है और मोर देन 2 रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर मतलब कि स्मोकिंग, अल्कोहल की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, या फिर सडन डेथ की हिस्ट्री है, या फिर प्रीवियस कुछ उसको एपिसोड्स आ चुके हैं, इस टाइप में रिस्क फैक्टर है। जिसके पास एक रिस्क फैक्टर है उसकी 10 ईयर में कोई भी एक्यूट कार्डियोवैस्कुलर होने के चांसेस बहुत कम से कम है। उसके लिए नॉर्मल वैल्यू कितनी रहेगी अपनी? लेस देन 190, ये एलडीएल के लिए है। 2 रिस्क फैक्टर है तो उसके लिए होगी लेस देन 160, 2 से ज्यादा रिस्क फैक्टर है तो उसके लिए होगी लेस देन 130, और अगर उसको 20% से ज्यादा चांसेस हैं उसके आगे आने वाले 10 साल में कि उसको कोई सीरियस की आगे आने वाले 10 साल में 20% से ज्यादा रिस्क चांसेस हैं कि उसको कोई ना कोई एपिसोड आ सकता है, उन लोग के लिए रहेगी 100। ठीक है, 4 सेट वैल्यू है, लेस देन 100, लेस देन 130, 160, 190। तो अगर आप उसकी नॉर्मल वैल्यू देखेंगे, नॉर्मल वैल्यू लेस देन 100 लिखी होगी उसमें, तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल वैल्यू लेस देन 100 है उसका 130 आए तो आप उसका ट्रीटमेंट चालू कर दो। पहले आप उसका रिस्क फैक्टर असेसमेंट करोगे, रिस्क फैक्टर असेसमेंट के हिसाब से आप नॉर्मल वैल्यू देखोगे, नॉर्मल वैल्यू जितनी आ रही है उसके हिसाब से अपन उसका ट्रीटमेंट चालू करेंगे। तो लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट देखने के लिए से कोई आपके पास पर्ची दी के जाते हैं कि आप रिपोर्ट देख लो, ट्रीटमेंट लिख दो, ठीक है, तो आप कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट देख के सीधे ट्रीटमेंट लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको पेशेंट देखना है, पेशेंट का रिस्क असेसमेंट करना है, रिस्क असेसमेंट करने के बाद ही ट्रीटमेंट चालू करना है।
अब ये लाइफ स्टाइल चेंज अपन तब चालू कर देंगे जब ये इनसे लेवल बढ़ने लगा, मतलब मोर देन 190, मोर देन 160, मोर देन 130 और मोर देन 100। अगर ये चीजें चालू हो गए तो अपन को इसका लाइफ स्टाइल चेंज चालू कर देना है। ट्रीटमेंट कब चालू करना है? अगर ऐसे ही वन रिस्क फैक्टर है मोर देन 190 में तो आपको ट्रीटमेंट चालू कर ही देना है, स्टार्ट करना है। यहाँ पे मोर देन 190 आ रहा है तो स्टार्ट करना है, यहाँ पे मोर देन 160 आ रहा है, यहाँ पे मोर देन 130 आ रहा है तो आपको उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। सर, ये टोटल कोलेस्ट्रॉल से एलडीएल क्या टोटल कोलेस्ट्रॉल का कोई मतलब नहीं। टोटल कोलेस्ट्रॉल मेनली अपन को एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो देखना है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो तो अच्छा ही रहता है। गुड कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू कितनी होती है? मोर देन 60 और ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू मोर देन लेस देन 150 करना है हमको। तो जहां तक ये स्टैंडर्ड एलडीएल के लिए बनाए गए हैं, ये हो गई नॉर्मल वैल्यू। कब आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, कब आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चालू करना है। अब लिपिड प्रोफाइल में कुछ स्पेशल चीजें होती हैं जो अपन को पूछते हैं पेशेंट। एक होती है ज़ैंथेलिस्मा। ज़ैंथेलिस्मा क्या होता है? ज़ैंथेलिस्मा होता है आंखों के चारों तरफ आपकी फैट की लेयर आ जाती है। बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे जिसके आंखों के चारों तरफ यहाँ फैट व्हाइट येलो येलो ऐसा पैचेस जमा होंगे। तो अब ये पेशेंट पूछते हैं कि ये किस कारण से हो रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो होते ये ज्यादातर केसेस में डिसलिपिडीमिया के कारण ही है। अगर ज़ैंथेलिस्मा किसी को मिल रहा है तो मतलब उसके चांसेस हैं कि उसको लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होगा, तो आप उसका लिपिड प्रोफाइल कराना है टेस्ट। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे कारण भी होते हैं, वो भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन एक कॉमन कारण है ज़ैंथेलिस्मा कि उसको लिपिड प्रोफाइल डिरेंज हो सकता है। तो उसको अगर लिपिड प्रोफाइल डिरेंज है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करना है उसको। इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन से तो कुछ होगा नहीं, उसका ट्रीटमेंट सर्जिकली है। एक दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है लाइपोमा। लाइपोमा भी फैट जमा हो रहा है टिश्यू के अंदर, ठीक है, लेकिन ये लाइपोमा का लिपिड प्रोफाइल से कोई रिलेशन नहीं है। ये लाइपोमा एक तरीके का बेनाइन ट्यूमर है जो कि बहुत ही स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर है। फैमिलियल हिस्ट्री होती है, फैमिली में कोई कंजेनाइटल जीन्स में अगर डिफेक्ट है उससे कहाँ ये पैदा होता है, इसका लिपिड प्रोफाइल से कोई रिलेशन नहीं है। तो ना तो उसके लिए आपको लिपिड प्रोफाइल एडवाइस करने जानी है, ना तो उसको लिपिड प्रोफाइल के लिए कोई ट्रीटमेंट है। तो किसी पेशेंट को लाइपोमा है तो उसको आप कोई हाइपोलिपिडेमिक ड्रग एडवाइस नहीं करेंगे। ये बहुत कॉमनली मिलता है लोगों को, इसलिए लोग पूछते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ अगर दिखने वाली जगहों पे है तो उसका ट्रीटमेंट सर्जिकल है, सर्जिकल रिमूवल है, नहीं तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब आते हैं ट्रीटमेंट क्या देते हैं। ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी क्लासेस हैं, उसके लिए मेन अपन देते हैं स्टैटिन्स और दूसरा देते हैं फिनोफाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव। स्टैटिन्स में क्या कौन कौन से नाम सुने हैं? एटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, यही तो तीन कॉमनली यूज होते हैं। रोजुवास्टैटिन, फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स में फिनोफाइब्रेट है। तो 10-15 क्लास, लेकिन यही यूज होती है, 99% तक यही यूज होती है स्पेशल कंडीशन में। इसमें से जो अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, एक होता है एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए एक प्राइमरी प्रोडक्ट है जो कि आगे जाके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए एक बीच में एक एंजाइम की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, कोएंजाइम ए रिडक्टेज। तो स्टैटिन्स होते हैं ये HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं। मतलब ये एंजाइम नहीं मिलेगा तो ये पाथवे बंद हो जाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो जितने भी स्टैटिन है, चाहे स्टैटोरवा हो, सिम्वास्टैटिन हो, रोजुवास्टैटिन हो, सबका काम होता है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। मतलब उसको इनहिबिट कर देते हैं इस एंजाइम को, तो ये एंजाइम मिलेगा ही नहीं, तो एसिटिल कोएंजाइम में से कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल नहीं ये नहीं बनेगा कोलेस्ट्रॉल, तो आगे की जो LDL की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही रुक जाएगी। और जो फिनोफाइब्रेट है ये होता है कि जो फाइब्रिन बैंड्स बन जाते हैं, जो आगे फोम सेल्स के आगे जो बैंड्स बनने लगते हैं उसको ग्रोथ करने के लिए जरूरी होते हैं, वो रोकता है फिनोफाइब्रेट।
जो स्टैटिन्स होते हैं, स्टैटिन्स मेनली एलडीएल कम करते हैं, एलडीएल को कम करते हैं, थोड़ा बहुत ट्राइग्लिसराइड को कम करते हैं। और जो फिनोफाइब्रेट है, फिनोफाइब्रेट ज्यादा कम करता है किसको, ट्राइग्लिसराइड को, और एलडीएल को थोड़ा बहुत कम करता है। तो किसी पेशेंट को अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो अपन उसको साथ में ज्यादातर देखा होगा, किसी के साथ में उसको एफ ऐड कर देते हैं। अगर किसी पेशेंट का सिर्फ एलडीएल ही बढ़ा है तो उसको प्लेन स्टैटिन देंगे। स्टैटिन का डोज होता है जैसे एटोरवास्टैटिन है, एटोरवास्टैटिन का डोज कितना देना है, 10, 20, 40, 80 चारों कॉम्बिनेशन में अवेलेबल हो। अगर किसी पेशेंट को एक्यूट अटैक है, एक्यूट सीवीए या फिर एक्यूट एमआई, उस कंडीशन में अपन इनिशियली इसको 80 मिलीग्राम देते हैं, 1 एचएस देते हैं इसका। उसके बाद उसको 1 to 2 मंथ के बाद शिफ्ट कर देते हैं 40 में। और जो 10 और 20 होते हैं, ये अगर साथ में अगर रिस्क फैक्टर असेसमेंट है, एलडीएल का लेवल कितना है उस पर डिपेंड करता है। 40 और 80 सिर्फ ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, ये प्रिवेंटिव यूज करते हैं 20 या 10। ठीक है, किसी पेशेंट को अगर 40 या 80 चल रहा है मतलब उसको कोई प्रीवियस हिस्ट्री हो चुकी है तो उसको ट्रीटमेंट में देंगे। 10 या 20 ही अपन उसको प्रिवेंटिव यूज करते हैं। और अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड स्पेशली बढ़ा हुआ है तो उस पेशेंट के लिए अपन फिनोफाइब्रेट ऐड कर देते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि अगर कोई पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है तो उसको दोबारा कोलेस्ट्रॉल की जांच 4 से 6 हफ्ते बाद करनी होती है। और अगर किसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया गया है पर उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था और उसको लाइफस्टाइल चेंज करने को बोला गया है तो उसका 6 महीने बाद दोबारा से कोलेस्ट्रॉल की जांच करनी होती है। जो अपन ने देखा होगा कई अपन आजकल यंग पेशेंट है, खेलते खेलते एकदम सडन डेथ हो गई है। सडन डेथ की जो हिस्ट्री होती है उनमें ज्यादातर ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि कुछ कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन होते हैं, कुछ कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी होती है जिसमें ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो थोड़ा सा भी अगर फोम सेल्स मिल जाएंगे उसको तो वो उसको बहुत एकदम से बढ़ा देगा और एकदम से वॉल रप्चर होने के चांस, एकदम से एक्यूट एमआई होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं उनमें। तो पहले तो ओल्ड एज में होते थे, आजकल यंग एज में भी होने लगे हैं। तो उसके लिए ट्राइग्लिसराइड रिस्पॉन्सिबल होता है सडन डेथ के लिए। तो ऐसे पेशेंट को आपको रिस्क असेसमेंट करना होगा। किसी के अगर फैमिली हिस्ट्री है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की या सडन डेथ की, तो उन पेशेंट को अपन लिपिड प्रोफाइल करा के उनको जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट क्या क्या अपन को आज के लेक्चर से मिल रहा है। पहला, लिपिड प्रोफाइल कराना कब है, किन पेशेंटों में कराना है, इंडिकेशन क्या है। दूसरा, कब आपको उसका ट्रीटमेंट चालू करना है, कब आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चालू करना है। सिर्फ रिपोर्ट देख के नहीं करना है, अपन को रिपोर्ट देखने के साथ साथ पेशेंट को भी असेस करना पड़ेगा कि उसका ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना है। बस, और ट्रीटमेंट कितना देना है वो समझ में आ गया।